हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू सिग्मा ई लर्निंग सेंटर। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपना फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का एक्सरसाइज का पार्ट 2। जो क्वेश्चंस रह गए थे उनको हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी डीले के। काम तो होते रहना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 kg आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड बिफोर द कोलिजन during which they stick together. What will be the velocity of the combined object after collision? So first of all मैं आपको ये बोलूंगा कि आपको अगर कभी भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा बेटा, तो एटलीस्ट आप उसको 2 से 3 बार पढ़ो। क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाता है, समझ में आ जाता है क्या कह रहा है। तो चलिए अब समझते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। अभी तक तो हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया। देखो सर, सबसे पहले क्या कह रहा है कि देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स। ओके सर, देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 kg। ओके सर, व्हाट डज इट मीन्स कि अगर पहली बॉडी का मास m1 है और दूसरी बॉडी का मास m2 है, तो बोथ आर इक्वल एंड हैव अ वैल्यू ऑफ 1.5 किलोग्राम। ठीक है सर। एंड दे आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहां से सर क्या मिल गई, एक स्ट्रेट लाइन मिल गई सर, उस पे एक बॉडी है, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। एंड बोथ आर मूविंग अलोंग a straight line but in opposite direction। सो सपोज करो कि ये जो m1 है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो दूसरी वाली की डायरेक्शन किधर होगी? ऑफ कोर्स सर, अपोजिट डायरेक्शन अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप u1 को पॉजिटिव लेते हो, इसकी वेलोसिटी u1, इसकी वेलोसिटी u2। अब अगर आप u1 की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हो तो u2 की डायरेक्शन अपने आप निगेटिव हो गई, और अगर आप u2 की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हो तो u1 जो है वो ऑटोमेटिकली निगेटिव हो जाएगा। ठीक है सर, आपके ऊपर, आप किसी को भी ले सकते हो। कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। लो सर, बिफोर द कोलिजन। तो आपको क्या मिल गया, u1 इज इक्वल टू माइनस u2, माइनस का साइन क्या बता रहा है, डायरेक्शन अपोजिट है, इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड। ओके सर, बिफोर द कोलिजन है सर, ये बिफोर द कोलिजन। और ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर, जब कोलिजन होता है सर तो क्या हो जाता है कि ये दोनों बॉडीज स्टिक कर जाती हैं एक में, मतलब दे एक्ट लाइक अ सिंगल बॉडी। अब इनका टोटल मास क्या हो जाएगा, ये जो नई बॉडी है इसका मास क्या हो जाएगा, इसका मास हो जाएगा टोटल m1 प्लस m2। ठीक है सर। अभी तक दोनों बॉडीज अलग अलग थी, अब दोनों बॉडी एक में चिपक गई हैं, तो अब इनका टोटल मास क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। ओके सर। और अब पूछ क्या रहा क्वेश्चन में कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर द कोलिजन। वेलोसिटी चाहिए सर हमको इसकी, कि ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है आफ्टर द कोलिजन। तो बिफोर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन दे दिया, तो भैया एक लाइन समझ लो, हमको क्या लगाना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रिंसिपल लगाना है। तो लगा दीजिए सर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रिंसिपल। चलिए सर, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर दो बॉडीज हैं वो m1 और m2 मास रखती हैं और u1 और u2 वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, और कोलिजन के बाद वो v1 और v2 वेलोसिटी से मूव करने लगती हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है सर, m1 u1 प्लस m2 u2। ये हो गया आपका मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब हमारे केस में क्या है सर, m1 की वैल्यू 1.5 kg है, इंटू u1 क्या है 2.5 है सर। तो एक चीज तो ये मिल गई। अब आपको यहां पे करना है प्लस, और आपके पास क्या है 1.5 m2 का भी मास है, लेकिन वेलोसिटी क्या है माइनस 2.5, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है सर। ये इनिशियल हो गया। और फाइनल किसके बराबर है, दोनों बॉडी, यहां दो बॉडी तो है नहीं, एक ही बॉडी है जिसका मास क्या है m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू 1.5, m2 की वैल्यू 1.5, तो m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा 3 kg, और इंटू v जो हमको कैलकुलेट करना है। समझ में आ रहा बेटा, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। मोमेंटम कंजर्व हो रहा है। एक बात बताओ बेटा, अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, एक्सपेंड कर दो,
1.5 इंटू 2.5 माइनस 1.5 इंटू 2.5। क्यों सर? ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहां वाला माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v, और m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या है? 3 इंटू v, और ये क्या हो गया सर? 0। तो अब आपको पता है 3v इज इक्वल टू 0, तो v इज इक्वल टू 0, दैट इज द ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन विल रिमेन एट रेस्ट, सो इट्स वेलोसिटी विल बी 0 सर। ठीक है सर, समझ में आ गया? नहीं समझ में आया वापस करके देख लेना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है सर, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट पुशेस बैक ऑन अस। सही बात है सर, एक्शन रिएक्शन लॉ है, विथ एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। सर ये तो आपने डिफिनेशन बता दी न्यूटन के थर्ड लॉ की, यहां तक। तो बोल रहा है कि इफ द ऑब्जेक्ट इज ए मैसिव ट्रक, चलो भैया ऑब्जेक्ट हमने क्या मान लिया है? मैसिव ट्रक, और कह रहा है कि इसको पार्क किया गया है अलोंग द रोड साइड, रोड के किनारे कहीं ट्रक को पार्क कर दिया गया है। ये हमारी रोड है, ये हमारी ट्रक है, और इसमें कुछ टायर लगे हुए हैं सर, छोटे छोटे। ठीक है सर, ड्राइंग तो आती नहीं, तो ये हमारे ट्रक हो गई, ये ड्राइवर बैठ गया यहाँ पे छोटा सा। ओके, अब कह रहा है कि ये रोड साइड पे पार्क है सर, ये एकदम स्ट्रेट लाइन है भाई, ड्राइंग के लिए माफ करना। तो बोल रहा है कि सर, स्टूडेंट बोल रहा है कि अगर इस पे हम कोई धक्का लगाएंगे तो ट्रक नहीं मूव करेगी। तो एक स्टूडेंट इसको जस्टिफाई कैसे कर रहा है? कहता है कि टू ऑपोजिट एंड इक्वल फोर्सेस कैंसिल ईच अदर। तो आपको बताना है कि लड़का सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, उसका लॉजिक सही है कि नहीं, और आपको बताना है कि क्यों ट्रक मूव नहीं करेगा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि लड़का बहुत है इंटेलिजेंट, उसने सिग्मा ई लर्निंग सेंटर से की हुई है पढ़ाई, उसको पता है कि हाँ सर ये मूव नहीं करेगा क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस कैंसल कर देंगे। लेकिन अब एक्सप्लेन भी करना है कि सर क्यों नहीं करेगा सर। तो पहली बात बेटा देखो, ऐसा है, ट्रक कोई छोटा सा पत्थर तो है नहीं, ट्रक के पास होता है मास, बहुत ज्यादा, वेरी हैवी, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है, अब आपको एक चीज बता दूं कि जो सरफेस और मूविंग बॉडी के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो दो टाइप का होता है, एक जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है स्टैटिक, और एक जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, ठीक है, डायनेमिक। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो उसको मूव कराने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, और उसके बाद जब वो मूव करने लगता है तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ता है, फिर भी वो मूव करता रहेगा। इसको आप घर में ऑब्जर्व कर सकते हो कि कोई हैवी चीज है जिसको आप पुश करते हो तो एक बार चलने में आपको ज्यादा पुश करना पड़ता है, उसके बाद वो चलने लगता है। तो सर जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे द फोर्स अप्लाइड ऑन द ट्रक इज लेस देन व्हाट? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स वर्किंग बिटवीन, कहां वर्क करेगा? वर्किंग बिटवीन द ट्रक एंड द सरफेस ऑफ द रोड। ओके, एंड देयरफॉर द ट्रक विल नॉट मूव। लॉजिक तो बच्चे का सही है कि सर आप उस पर जितना फोर्स लगाओगे बॉडी आपके ऊपर भी उतना फोर्स लगा देगी, तो नेट अनबैलेंस्ड फोर्स 0 होगा। लेकिन नेट अनबैलेंस्ड फोर्स 0 क्यों होगा सर? क्योंकि जो फोर्स होता है वो क्या होता है? हमेशा ma होता है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए होता है वो होता है μs mg। यहाँ पे μs जो होता है ये सरफेस का फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो दो चीज पे डिपेंड करता है, पहला तो ये आपका सरफेस कितनी ज्यादा फ्रिक्शन प्रोवाइड कर सकती है, ये कोफिशिएंट के थ्रू पता चलता है। इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है। 0 है मतलब फ्रिक्शनलेस है, ऐसी कोई सरफेस आइडियली होती नहीं है, और 1 है तो मतलब कंप्लीटली एकदम फ्रिक्शन से भरी हुई है, तो ऐसी भी कोई सरफेस मतलब इन जनरल आप नहीं देखते हो। ठीक है, उसके बाद Fs इज प्रोपोर्शनल टू mg, m g को छोड़ दो। तो आपको ये भी पता है ट्रक का मास बहुत ज्यादा है,
तो आपको अगर लाइन से लिखना है, आपको आंसर एक्सप्लेन करना है 2 लाइन में, तो आप लिख देना कि सर द फोर्स अप्लाइड ऑन द ट्रक इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स वर्किंग बिटवीन द ट्रक एंड द रोड सरफेस एंड हेंस द ट्रक डजंट मूव। ओके, ठीक है सर। इसको आप स्लो करके देख सकते हो या फास्ट करके देख सकते हो, रिपीट करके देख सकते हो, नोट्स बनाना हो तो बना लेना, नहीं बनाना हो तो आपकी इच्छा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। चले सर। कह रहा है कि एक हॉकी बॉल है, उसका मास है 200 ग्राम। मास क्या हो गया सर? 200 ग्राम, दैट इज की 0.2 kg। क्योंकि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। इसको आप 1000 से डिवाइड कर दो तो किलोग्राम में बदल जाएगा। मास क्या हो गया? 200 ग्राम। ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी इनकी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी u क्या है इनका? 10 मीटर पर सेकेंड। और इसको स्ट्रक किया जाता है बाय ए हॉकी स्टिक सो एज टू रिटर्न इट along its original path with a velocity at 5 मीटर पर सेकेंड। ओके सर, बता रहा हूं इसका मतलब। कह रहा है कि देखो बेटा, एक हॉकी बॉल है और ये मूव कर रही थी बढ़िया अपना। इसका वेट कितना था? 0.2 kg और ये 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से बढ़िया मूव कर रही थी। तभी इसको एक हॉकी के द्वारा स्ट्रक किया गया, धक्का लगाया गया, इसको हिट किया गया और ये अपने ओरिजिनल पाथ पे वापस आने लगी, यानी सेम स्ट्रेट लाइन में ये वापस आने लगी। कहने का मतलब वही है बेटा, मोमेंटम कंजर्वेशन मिला जुला के, या नेट चेंजिंग मोमेंटम। स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, वापस आ रही है, और इस बार इसकी वेलोसिटी कितनी है वापस आते समय? इसको v कर दो। इस बार v कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑकर्ड इन द मोशन ऑफ द हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड टू द स्टिक। ठीक है, अप्लाइड बाय द स्टिक। हाँ जी सर। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या पता है? आपको मास पता है बॉल का। बॉल का मास क्या है? 0.2 kg। ये तो सर बदलने से रहा, ये तो नहीं बदलने वाला है। और वेलोसिटी इनिशियल क्या थी सर? 10 मीटर पर सेकेंड। और फाइनल क्या हो गई सर? 5 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें कह रहा है कि आप बता दो, कैलकुलेट क्या करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, आपको मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैलकुलेट करना है, जो कि हॉकी स्टिक के फोर्स लगाने से हुआ है। तो सर कुछ नहीं करना है इसमें, आपको इनिशियल मोमेंटम निकालना है सर। इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा सर? इसको हम पी आई का नाम दे दे रहे हैं, पी इनिशियल। ये क्या हो जाएगा? mu। मास कितना था? 0.2 kg। और u कितना था? 10। 2 kg मीटर पर सेकेंड का मोमेंटम इनका है। तो फाइनल मोमेंटम सर क्या हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम भी देख लेते हैं सर। फाइनल मोमेंटम के लिए सर हम क्या निकालेंगे? फाइनल मोमेंटम के लिए हम निकाल लेंगे सर कि आप इसको हम पहले पी एफ का नाम दे दे रहे हैं। अब देखो बेटा, ये m तो m ही रहेगा और v है। लेकिन बेटा देखो, एक चीज यहाँ पे कैच है बेटा, कि पहले ये इधर जा रहा था और अभी ये इधर आ रहा है। तो अगर आपने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, यानी कि आपने u की वैल्यू को पॉजिटिव कंसीडर किया है, तो v की वैल्यू v निगेटिव कैलकुलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि एक ही स्ट्रेट लाइन के अलोंग मोशन हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में मूवमेंट को अगर आप पॉजिटिव बोल रहे हो, तो इस डायरेक्शन में मूवमेंट में आपको निगेटिव बोलना पड़ेगा। आप इसका रिवर्स भी कर सकते हो, आप ये डायरेक्शन को पॉजिटिव ले सकते हो, तो u की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। अब सर क्या हो गया? ये 0.2 इंटू, अब अपोजिट डायरेक्शन है सर, तो सर ये क्या हो गया? -1.0 kg मीटर पर सेकेंड। देन चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा सर? चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p इज इक्वल टू p इनिशियल माइनस p
फाइनल। आप पी फाइनल माइनस पी इनिशियल भी कर सकते हो, बस उसका साइन चेंज हो जाएगा तो आपका रेफरेंस का पॉइंट चेंज होगा, बस उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये आ गया 2 पी इनिशियल कितना था 2 kg मीटर पर सेकेंड माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 + 1 3 kg मीटर पर सेकेंड का चेंज इन मोमेंटम आया है इस हॉकी स्टिक की बॉल के लिए। ओके सर, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है सर कि एक बुलेट है। अब क्वेश्चन को पहले तो 2 बार पढ़ने की हैबिट डाल लो। जब भी मैं कोई नया क्वेश्चन आपको दिया करूं तो आप स्क्रीन को पॉज किया करो और कम से कम 2 बार उसको पढ़ा करो और कॉपी पे नोट किया करो कि इसमें से आपको क्या क्या डेटा एक्सट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना कोई मतलब ऐसा नहीं, आपको हैबिट डालनी पड़ेगी। आपको क्वेश्चन अगर सॉल्व करने आगे आपको एक हेल्दी हैबिट बिल्ड करनी चाहिए। एक बार में क्वेश्चन जब आप पढ़ते हो तो कभी कभी आप गलतियां कर देते हो पढ़ने में समझने में, तो कम से कम क्वेश्चन 2 बार पढ़ो। ये हैबिट बना लो अभी से, आगे बहुत काम आएगा। तो सर क्या बोल रहा है देखिए, कह रहा है कि एक बुलेट है ऑफ मास 10 ग्राम। ठीक है सर, मास मिल गया बुलेट का। ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली विथ अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर 150 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ वुडन ब्लॉक। सर एक बुलेट है, ये ऐसे बुलेट है सर, ये 150 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जाती है और एक वुडन ब्लॉक रहता है, ये वुडन ब्लॉक है सर, इसको वो हिट करती है सर। ठीक है सर, इसको ये हिट करती है, बढ़िया, और ये गोली जाके इसमें लगती है। ठीक है सर, तो ये तो आपका काम हो गया इतना। और कह रहा है कि 0.03 सेकेंड में ये क्या हो जाती है, रेस्ट में आ जाती है। ओके, यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है 150 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लिया इसने पूरी वेलोसिटी को रिड्यूस करने में 0.03 सेकेंड। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ऑफ पेनेट्रेशन ऑफ बुलेट इनटू द ब्लॉक, और हमें यह भी बताना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो वुडन ब्लॉक पे लगा है ड्यू टू द बुलेट। मतलब बेटा देखो सिंपल सी चीज है, ये बुलेट चली है और ये जाके इस वुडन ब्लॉक में धंस गई है और इसको रुकने में 0.03 सेकेंड का टाइम लगा है। तो आपसे पूछ रहा है कि आप ये बता दो कि ये बुलेट में कितनी अंदर गई है, इसने कितना पेनेट्रेट किया है। ठीक, पहली चीज। और दूसरी चीज आपसे क्या पूछ रहा है बेटा कि आप मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बता दो, जो ये बुलेट जो है ये जब टकराएगी इस वुडन ब्लॉक्स पे तो इस पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगी, ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल सवाल है। देखो बेटा, आपको क्या दे दिया है u, आपको क्या दे दिया है v, आपको क्या दे दिया है t। अब बेटा आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए सबसे पहले तो एक्सीलरेशन। आपको 3 चीजें दी हुई है तो आप चौथी निकाल सकते हो, v इज इक्वल टू u प्लस at से। सर एम्प्लॉय कराओ, v0 u की वैल्यू 150 मीटर पर सेकेंड प्लस a, क्योंकि वेलोसिटी अभी तो इंक्रीज कर रही है तो हम तो उसको वही कैलकुलेट करेंगे। और 3 क्या हो गया, t कितना हो गया 0.03, दैट इज a इज इक्वल टू 150 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 0.03 सेकेंड। ओके सर, तो अब एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा सर, इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 15,000 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। और जब आप 15,000 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा -5,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जब इधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, मैं माइनस साइन मेंशन करना भूल गया था। ठीक है बेटा, तो मतलब कि ये क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। साइन देखो खुद ने दे दिया कि रिटार्डेशन हो रहा है सर। अब रिटार्डेशन हो रहा है सर, कोई बात नहीं। अब आपको क्या पता है सर, v पता है, u पता है, a पता है, t पता है, और क्या निकालना है सर, s। तो इसको निकालने के लिए सबसे सूटेबल इक्वेशन क्या है, आप s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर रखोगे, आंसर आ जाएगा बट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्योंकि ये 0.3 है, इसका स्क्वायर करोगे, एक्सीलरेशन 5,000 है। हम कर रहे हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v की वैल्यू सर 0,
यू स्क्वायर की वैल्यू सर 150 का स्क्वायर, जो भी आएगा उसको बाद में देखेंगे, प्लस 2 इंटू माइनस का 5000 आया सर, उसके बाद इंटू एस। तो सर अब अगर आप ये देखो, इसको एक्सपेंड करो तो ये समथिंग 22500, 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो एक जीरो है उसका भी स्क्वायर डबल जीरो हो जाएगा, और ये क्या आ गया 10,000 एस, और ये इक्वल टू 0 है, तो 10,000 एस इज इक्वल टू 2250। अब आप इसको डिवाइड करके देख लो कितना आ रहा है बेटा, ये अप्रोक्स 2.25 मीटर आएगा। अब इस एस का मतलब क्या है बेटा, इस एस का मतलब है कि जो बुलेट थी आपकी, उसने इस वुडन ब्लॉक को अंदर 2.25 मीटर तक पेनेट्रेट किया है, ठीक है, एक चीज हो गई। अब सर आपको ये भी निकालना है कि जो आपकी बुलेट थी उसने इस वुडन ब्लॉक पे कितना फोर्स एक्सर्ट किया है। तो एक्सीलरेशन सर आपको पता है कितना है, माइनस का 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपको ये भी पता है कि m क्या है 10 ग्राम्स है, तो जब आप 10 ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करोगे तो 0.01 आएगा, 10 डिवाइडेड बाई 1000 दैट इज 1/100, और 1/100 क्या होता है 0.01। ओके सर, अब देखो, अब आपने लिख दिया F इज इक्वल टू एम ए, ओके, तो ये क्या आ गया, m की वैल्यू 0.01 और एक्सीलरेशन की वैल्यू सर क्या आ गई 5000। अब ये आप निकालोगे तो आएगा 50 न्यूटन, बट आपका एक्सीलरेशन जो है वो है निगेटिव, तो यहाँ पे आप निगेटिव साइन अगर मैं पुट करता तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाने का स्पेस नहीं था, ये आएगा, ठीक है सर, या आप यहाँ ऐसे लिख लो, नहीं तो कंफ्यूजन कहीं क्रिएट ना हो जाए, ठीक है सर, यहाँ पे माइनस साइन रहेगा। ओके सर, तो इस तरीके से आपका ये तीसरा सवाल डन होता है, तीसरा चौथा जो भी था आज का। तो 50 न्यूटन का फोर्स लगेगा, और कैसे लगेगा सर, एक्शन रिएक्शन फोर्स है, तो आपने एक्शन किया है वुडन ब्लॉक के ऊपर, तो इसीलिए उसने पेनेट्रेट किया है 2.25 मीटर तक। अब चलिए सर अगली सवाल पे चलते हैं, देखते हैं क्या है अगली सवाल। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg, एक ऑब्जेक्ट है मास 1 kg का, और ये ट्रेवल कर रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है सर, हमारे पास क्या है, एक ब्लॉक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 kg है, और ये ट्रेवल कर रहा है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, और ये कोलाइड करता है और चिपक जाता है टू ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg। ओके सर, तो अब कह रहा है देन दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। कह रहा है अब ये वुडन ब्लॉक और ये जो ऑब्जेक्ट है ये दोनों चिपक जाते हैं और ये साथ में मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो आपको बताना है कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट, और आपको ये भी बताना है कि जब दोनों बॉडी स्टिक कर जा रही हैं, तो जब दोनों बॉडी स्टिक करके मूव करेंगी तो उनकी कंबाइंड वेलोसिटी क्या होगी। सर बिल्कुल सिंपल सवाल है सर, कुछ भी नहीं है इसमें, एकदम सिंपल है। तो सबसे पहले तो सर आप इसका फिगर देख लो, फिगर कैसे बन रहा है। सपोज करो सर कि ये आपका छोटा सा ब्लॉक है और इसका सर मास क्या है 1 kg है सर, और ये मूव किस वेलोसिटी से कर रहा है सर 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब कह रहा है कि सर ये जाके आगे एक वुडन ब्लॉक से टकराता है, और इसका अगर मैं इसको m1 नाम दे दूं यहाँ पे और इसको m2 नाम दे दूं, तो ये कितना है 5 kg, इससे जाके ये टकराता है, और टकराने के बाद का सिनेरियो क्या बनता है बेटा कि ये 1 kg और ये 5 kg ये दोनों साथ में मूव करने लगते हैं, दैट इज ये 1 kg है और ये 5 kg है, दे स्टार्ट मूविंग टुगेदर विथ वेलोसिटी v। तो अब हमें कैलकुलेट क्या करना है कि सर ये जो कंबाइंड वेलोसिटी है ये कितनी है और नेट मोमेंटम चेंज कितना हुआ है। अच्छा, ये वाला ब्लॉक बेटा पहले रेस्ट में था, तो इसके लिए इसको हम क्या लिख दें
ये u2 हो जाएगा 0 और इसको हम u1 कह सकते हैं। ठीक है, तो अब बताओ आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन दिख रही है? हमें क्या करना है, हमें मोमेंटम कैलकुलेट करना है। चलिए सर कर लेते हैं मोमेंटम कैलकुलेट, इसमें कौन सी बड़ी बात है सर। तो आइए, टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन क्या होगा, दोनों बॉडीज का अलग अलग मोमेंटम हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यही ना होता है सर। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, m1u1 प्लस m2u2। और हमारे पास क्या दिया हुआ है सर, कि पहला ब्लॉक 1 kg का है और सर ये 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है सर, और जो दूसरा वाला ब्लॉक है सर उसका मास 5 kg है, बट उसका u2 जो है 0 है क्योंकि ये इनिशियली रेस्ट में है। तो सर ये क्या आ गया, 10 kg मीटर पर सेकंड इनका इनिशियल मोमेंटम हो गया सर, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा 5 इंटू 0। अब टोटल फाइनल मोमेंटम के लिए हम क्या करेंगे सर, टोटल फाइनल मोमेंटम, टोटल फाइनल मोमेंटम सर। तो देखो सर यहां पे क्या हो जाएगा, m1 जो है वो जाके m2 में चिपक गया है, तो अब ये जो दोनों बॉडीज हैं ये एक बॉडी बन चुकी हैं और इनका टोटल मास क्या है 6 kg। जब आपने 1 kg के ऑब्जेक्ट को 5 kg के ऑब्जेक्ट से स्टिक करा दिया है तो अब टोटल मास तो 6 हो गया ना। तो इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, mv, वेयर m इज इक्वल टू 6 एंड v इज इक्वल टू v। हमें v की वैल्यू फाइंड करनी है, बट बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम थ्योरम, अब इसको मैं लिखूं, चलो लिख दे रहा हूं, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू वी इज इक्वल टू 10। तो v क्या आ गया, 10/6, which implies that 1.667 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई कंबाइंड बॉडी जो थी उसकी कंबाइंड वेलोसिटी। ठीक है सर। तो सर अब आपको क्या पता चल गया है, आपको पता चल गया है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। तो अब एक आप बात बताओ, आप निकाल लोगे मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन निकल जाएगा ना सर आपका। अब वो क्या होगा, mv, m क्या है, कंबाइंड बॉडी का मास 6 kg और v क्या है 1.67 और 10/6, कितना आ गया 10 kg मीटर पर सेकेंड। खत्म सर, एकदम सिंपल है। तो आपको क्या मिल गया, मोमेंटम तो कंजर्व हो ही रहा था बेटा, तो इनिशियल मोमेंटम जितना है वही फाइनल मोमेंटम है पूरे सिस्टम का। तो बस यही निकालना था इसमें आपको। अब आते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है, कुछ तो दिया ही होगा, चलो पढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg is accelerated uniformly from a velocity of 5 meter per second to 8 meter per second in 6 seconds. Okay sir, calculate the initial and final momentum of the object, also find the magnitude of the force exerted on the object. ठीक है सर, ऐसा तो कुछ बहुत स्पेशल तो इसमें दिया नहीं हुआ है, सिंपल सी चीज है सर। देखो सर क्या बोल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है सर 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी क्या है सर 8 मीटर पर सेकेंड, और 5 to 8 जाने में टाइम कितना लग रहा है सर 6 सेकेंड्स। तो कह रहा है कि सर पहले तो ये यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड है, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड है, तो एक्सिलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन इन द चेंज ऑफ द वेलोसिटी, ये होता है सर। तो सबसे पहले सर एक्सिलरेशन निकाल लेते हैं, एक्सिलरेशन 8 - 5 डिवाइडेड बाय 6,
So we will get 3/6, that is 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन। ठीक है सर, कोई दिक्कत है सर तो बताओ अभी। अब हमें क्या करना है, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बताना है इस बॉडी का। कहीं कोई दिक्कत है सर? इनिशियल मोमेंटम के लिए क्या करोगे, बॉडी का मास कितना दिया हुआ है, एम क्या दिया हुआ है, 100 kg। इनिशियल वेलोसिटी यू क्या दी हुई है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल मोमेंटम पी आई क्या हो जाएगा, एम यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 इंटू 5, क्या हो गया 500 kg मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया, पी इनिशियल। ऑल्सो आपसे पूछा है फाइनल मोमेंटम भी कैलकुलेट कर दो सर, तो फाइनल मोमेंटम भी कैलकुलेट कर दिया जाए सर, कर दिया जाए सर। मास फिर वही रहेगा बेटा 100 kg, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई थी बेटा, 5 से बढ़ के 8 हो गई थी, 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा। तो अब एक बात बताओ, अब इसमें क्या किया गया है, अब इसमें भैया पी फाइनल किया गया है, और ये क्या होगा, mv के बराबर होगा। तो ये 100, m की वैल्यू और v की वैल्यू 8, तो क्या आ गया 800 kg मीटर पर सेकेंड। ये आ गया पी फाइनल। ठीक है सर, तो ये हमारा पी इनिशियल और पी फाइनल आ गया। अब यहां कंफ्यूज मत होना कि सर सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व क्यों नहीं हो रहा है, पी इनिशियल तो 500 था, पी फाइनल 800 कैसे हो गया। सर मोमेंटम तब कंजर्व होता है जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, यहां पे फोर्स लग रहा है, सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तब कंजर्व होता है, यहाँ पे तो फोर्स लग रहा है। एक्सीलरेशन जो आपने निकाला है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का यूनिफॉर्म, ये किसी फोर्स की वजह से ही जनरेट हुआ होगा ना, और वो फोर्स भी हमें कैलकुलेट करना है कि वो फोर्स कितना है। तो सर हमको पता है F इज इक्वल टू ma होता है, मास तो सर हमको पता ही है 100 है, और a भी हमको पता है सर 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो एक बात बताइए सर, क्या ये आपका 50 न्यूटन नहीं हो जाएगा फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी टू क्रिएट अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यही आएगा ना सर 50 न्यूटन। तो अब आपका इनिशियल आपको एक चीज मिल गई, फाइनल आपको दूसरी चीज मिल गई, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की वैल्यू और फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। तो यहाँ पे कंफ्यूजन में मत आना कि पी आई इज इक्वल टू पी एफ क्यों नहीं है, पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल क्यों नहीं है। सर इसलिए नहीं है क्योंकि बाहर से फोर्स लग रहा है।